किंग फैसल सऊदी अरब का एक ऐसा बादशाह जिसकी सोच ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को हिला दिया, जिसकी एक शब्द ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को झुकने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने यूरोप के बड़े देशों के सामने अपने अटल फैसले का लोहा मनवाया, जिसने फिलिस्तीन की आजादी के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली। लेकिन इजराइल के सामने कभी न झुके, कभी किसी दबाव में न आए, जिसने न केवल सऊदी अरब को मजबूत किया बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट में अपनी हिम्मत, साहस और बुद्धिमानी की छाप छोड़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना तो उनके अपने ही भतीजे ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दी। आइए जानते हैं उस दौर की कहानी जब एक अकेले राजा ने दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के साथ टकराया और इतिहास रच दिया। किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज। इनकी जिंदगी की शुरुआत साधारण नहीं थी, बल्कि यह उस दौर की कहानी है जहां सऊदी अरब एक नए मुल्क के रूप में उभर रहा था और उनके पिता किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद अरब के टुकड़े टुकड़े कबीलों को जोड़कर एक साम्राज्य की नींव रख रहे थे। अरब उस वक्त लगातार कबीलों की लड़ाइयों और दुश्मनियों में के मैदान में था। फैसल का जन्म 14 अप्रैल 1906 को रियाद, जो आज की सऊदी अरब की राजधानी है, वहां हुआ। उनके पिता अब्दुल अजीज इब्न सऊद, उन्हें बाद में मुल्क का संस्थापक कहा गया, एक ऐसे नेता थे जिन्होंने आधुनिक सऊदी अरब की नींव डाली। उनकी मां का नाम तरफा बिन अब्दुल्लाह अल शेख था, जो अरब के मशहूर धार्मिक खानदान से ताल्लुक था। तरफा बिन अब्दुल्लाह शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के वंशजों में थी। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब वही व्यक्ति थे जिन्होंने अरब में इस्लाही और तौहीद पर आधारित धार्मिक आंदोलन की बुनियाद रखी थी। यानी फैसल का खून दोनों तरफ से असरदार था, पिता से सियासी और कबीलाई ताकत और माँ से धार्मिक और इल्मी वंश। लेकिन तकदीर का खेल देखिए, फैसल की माँ तरफा का इंतकाल उनके बचपन में ही हो गया। फैसल जब सिर्फ कुछ महीने ही के थे तभी माँ की छाया सर से उठ गई। यह दुखद घटना उनकी पूरी जिंदगी पर असर डालने वाली थी। शायद यही वजह थी कि फैसल ने बचपन से ही सख्ती, सब्र और मजबूती देखने को मिली। 20वीं सदी की शुरुआत का अरब एकदम अलग था। वहाँ न बिजली थी, न सड़कें, न आधुनिक अस्पताल। लोगों की जिंदगी रेगिस्तान, ऊंट और कबीलाई रस्मों के इर्द गिर्द घूमती थी। हर कबीला अपनी ताकत से जीतता था और झगड़े लड़ाई आम थे। फैसल का बचपन ऐसे ही माहौल में बीता, लेकिन क्योंकि वो राजघराने के बेटे थे इसलिए उनका पालन पोषण आम बच्चों से कुछ हद तक अलग था। उनके पिता अब्दुल अजीज ने यह महसूस किया कि अगर इन्हें अपनी साम्राज्य को मजबूत बनाना है तो बच्चों को कम उम्र से ही मजबूत शख्सियत और जिम्मेदारी देनी होगी। फैसल की तालीम पर खास ध्यान रखा गया। उन्हें बचपन से ही कुरान की तालीम दी गई। कहा जाता है कि उन्हें छोटी उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था, याद कर लिया था। इसके अलावा उन्हें अरबी अदब, तारीख और इस्लामी फिक़ह की बुनियादी समझ भी दी गई। राजघराने की परंपरा के अनुसार उन्हें कठोर माहौल में पाला गया। कोई विरासता या आराम उन्हें नहीं दिया गया, बल्कि उनकी परवरिश सादगी और इस्लामी उसूलों के हिसाब से दी गई। वह कहते थे, अगर इंसान बचपन से ही तकलीफ और सख्ती नहीं देखता तो वह बाद में बड़ी जिम्मेदारी निभाने के काबिल नहीं होता। फैसल बचपन से ही गंभीर और कम बोलने वाले थे कि अरब उस वक्त लगातार कबीलों की लड़ाइयों और दुश्मनियों का मैदान था। इसलिए फैसल ने बचपन से ही तलवार, घुड़सवारी और जंग के उसूल सीखना शुरू कर दिए। सिर्फ 12-13 साल की उम्र में ही वो अपने पिता के साथ जंग और सफारत यानी डिप्लोमेसी दोनों में शामिल होने लगे। एक मशहूर वाकया है कि फैसल को उनके पिता ने बहुत छोटी उम्र में ही विदेश दौरे पर भेजा।
ये उस दौर की बात है जब अरब के लोग शायद ही कभी अरब से बाहर जाते थे। फैसल ने लंदन और पेरिस का दौरा किया और वहाँ की हुकूमतों और सिस्टम को देखा। सोचिए, एक अरब बच्चा जिसने रेगिस्तान से बाहर कभी कुछ न देखा था, अब यूरोप के बड़े बड़े शहर देख रहा था। यही तजुर्बा उनकी सोच को और ज्यादा खुला और वसी बना दिया। 19वीं सदी के अंत दौर और 20वीं सदी के शुरुआत में अरब की धरती लगातार उथल पुथल का मैदान बनी हुई थी। उस्मानी सल्तनत यानी ऑटोमन एम्पायर अपनी ताकत खो रही थी, वहीं ब्रिटेन और यूरोपीय ताकतें मध्य पूर्व में अपना ताकत बढ़ाने के लिए सक्रिय थी, कोशिश कर रही थी। नज़्द, हिजाज और आसपास के इलाके कबायली रंजिशों, आपसी लड़ाइयों और बार बार अपना नेता बदलने जैसी हालात से जूझ रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में सऊदी परिवार ने अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से संगठित करने की कोशिश की। अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद, जिन्हें किंग अब्दुल अजीज या इब्ने सऊद कहा जाता है, 1902 में रियाज पर कब्जा कर लिया, जो सऊदी की आज की राजधानी है, और सऊदी सत्ता की नई नींव रखी। यह घटना अरब इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुई। किंग अब्दुल अजीज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। इन्होंने धीरे धीरे पूरे नस्ल को अपने अधीन किया और फिर हिजाज, जहां मक्का और मदीना जैसी पवित्र शहर है, की ओर बढ़े। उनके अभियान का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक शक्ति हासिल करनी नहीं थी, बल्कि धार्मिक और सामाजिक एकता भी स्थापित करना था। उसी समय उनका बेटा फैसल बचपन से ही इन राजनीतिक घटनाओं को देख रहा था। फैसल की गंभीरता और बुद्धिमानिता कम उम्र से ही स्पष्ट हो चुकी थी। जब फैसल किशोर अवस्था में पहुंचे, तब तक उनके पिता ने नज़्द और हिजाज दोनों क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था। 1932 में आधिकारिक रूप से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की स्थापना हुई। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि अरब दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। फैसल को कम उम्र में ही विदेश यात्राओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिला। कहा जाता है कि 1919 में मात्र 13 साल की उम्र में ही उन्हें ब्रिटेन भेजा गया, जहां उन्होंने सऊदी शाही परिवार का प्रतिनिधित्व किया। यह यात्रा ऐतिहासिक थी क्योंकि इससे फैसल का यूरोपीय राजनीति और कूटनीति का सीधा अनुभव मिला। फैसल का व्यक्तित्व एक खास मिश्रण था, गहरी धार्मिकता और आधुनिक राजनीतिक समझ। फैसल हमेशा यह मानते थे कि सऊदी राज की ताकत केवल तेल या सेना पर नहीं, बल्कि इस्लामी एकता और नैतिकता पर टिकी है। फैसल का नाम धीरे धीरे पूरे अरब जगत में जाना जाने लगा। वे केवल किंग अब्दुल अजीज के बेटे नहीं थे, बल्कि एक उभरते हुए नेता थे। महज 13 साल की उम्र में फैसल को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। 1919 में ब्रिटेन ने सऊदी परिवार को आमंत्रित किया था। इस यात्रा के लिए अब्दुल अजीज ने फैसल को भेजा। उस समय फैसल की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी, लेकिन उनके आत्मविश्वास, भाषा और व्यवहार ने अंग्रेज अधिकारियों को प्रभावित कर दिया। कहा जाता है कि यह यात्रा फैसल को राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी थी। 1920 और 1930 की दशक में फैसल को कई बार कूटनीतिक मिशनों पर भेजा गया। उन्होंने न केवल अरब कबीलों के बीच मध्यस्थता की, बल्कि विदेशी ताकतों से भी बातचीत की। उनकी बातचीत का तरीका सरल, स्पष्ट और सच्चाई पर आधारित होता था। यही कारण था कि कम उम्र में ही भरोसेमंद नेता के रूप में लोग जानने लगे। 1932 में जब सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर सबको मिलाकर एक राष्ट्र बना, तो फैसल को विदेश मंत्रालय का प्रमुख बना दिया गया। 1930 और 1940 का दशक अरब यहूदी संघर्ष का दौर था। फिलिस्तीन में यहूदियों के बड़े पैमाने पर बसने और ब्रिटिश नीतियों ने पूरे अरब देशों में हलचल मचा दी। फैसल इस मुद्दे को लेकर बहुत दुखी थे। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ बना, तब फैसल ने खुले शब्दों में फिलिस्तीनियों के अधिकारों की वकालत की।
उन्होंने पश्चिमी शक्तियों को चेतावनी दी कि अगर अरब जगत की अनदेखी की गई तो यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगी। यही वह दौर था जब फैसल एक अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम नेता के रूप में उभरने लगे। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के दौरान सऊदी अरब सोच समझकर आगे की योजना बनाने की नज़र से बहुत महत्वपूर्ण बन गया। तेल की खोज हो चुकी थी और अमेरिका तथा यूरोप को इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। 1940 और 1950 के दशक तक फैसल केवल सऊदी अरब के नेता नहीं बल्कि पूरे अरब दुनिया के प्रवक्ता बन चुके थे। उन्होंने मिस्र, सीरिया, लेबनान और अन्य देशों के नेताओं से लगातार मुलाकात की। अरब लीग की बैठकों में उनकी मौजूदगी हमेशा जरूरी मानी जाती थी। वे फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर इतने सक्रिय थे कि कई बार पश्चिमी प्रेस ने उन्हें अरब वॉइस ऑफ कंसेंस कहा। किंग सऊद जो इनके बड़े भाई थे, इनके फादर इब्न बिन सऊद की मृत्यु 1953 में हो गई। इसके बाद किंग सऊद सत्ता में आए, लेकिन इनके शासनकाल में पैसे, कमाई, खर्च, व्यापार, नौकरी, उद्योग, खेती और देश की संपत्ति और राजनीतिक समस्याएं बढ़ने लगी। सऊदी अरब तेल की आमदनी से खुशहाल हो चुका था, मगर सऊद ने इसका फिजूल खर्च अपने शाही खर्च और व्यक्तिगत वैभव के लिए किया। महंगे महल, शाही खर्चे और गलत पैसों की योजनाओं ने देश को कर्ज में धकेल दिया। दूसरी ओर फैसल अपनी सादगी और पैसों को सही तरीके से खर्च करने और बचाने के लिए जाने जाते थे। वे मानते थे कि तेल की संपत्ति का उपयोग पूरे राष्ट्र और मुस्लिम दुनिया के भले के लिए होना चाहिए। धीरे धीरे जनता और शाही परिवार के कई सदस्य फैसल के पक्ष में झुकने लगे। 1958 में जब आर्थिक संकट चरम पर पहुंचा, तब किंग सऊद ने फैसल को मजबूरी में प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब कुछ हद तक शासन फैसल के हाथ में आने लगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद फैसल ने कई अहम कदम उठाए। पहला, खर्चों पर रोक लगाया। फैसल ने शाही परिवार, साहबजादों और सरकार के फिजूल खर्चों पर रोक लगा दी। उन्होंने राज्य की आमदनी और खर्च को ठीक से संभाला और नया बजट बनाने का नियम शुरू किया। तेल से मिलने वाली आमदनी को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में लगाने का निर्णय लिया। चौथा, सैन्य और प्रशासनिक सुधार की। फैसल ने सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश में कदम उठाए और अफसरों, कर्मचारियों की बेईमानी रोकने की कोशिश की और भी बहुत कुछ। इन सुधारों ने जनता का विश्वास और अधिक मजबूत किया, लेकिन किंग सऊद को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इन दोनों के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। 1960 में सत्ता संघर्ष इतना बढ़ गया कि फैसल को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया, लेकिन हालात ने जल्द ही करवट ली। पैसे और सरकार के कामकाज में गड़बड़ियां के कारण किंग सऊद की लोकप्रियता लगातार घटती गई और आखिरकार 1964 में शाही परिवार और धार्मिक विद्वानों और सेना की सहमति से किंग सऊद को पद छोड़ना पड़ा। उसी वर्ष नवंबर में फैसल को आधिकारिक रूप से सऊदी अरब का राजा घोषित किया गया। राजा बनने के बाद भी फैसल ने अपनी वही सादगीपूर्ण जीवन शैली बनाए रखी। वो अक्सर बिना शाही तामझाम के साधारण कपड़ों में नजर आते। अपने धर्म पर विश्वास, सादा जीवन और नियमों का पालन के कारण वे न केवल सऊदी अरब में बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में लोकप्रिय होने लगे। फैसल ने समझ लिया था कि एक नया और तरक्की याफ्ता देश बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने कई ठोस कदम उठाए, जैसे लड़कियों की शिक्षा। यह सबसे बड़ा और विवादास्पद सुधार था। उस दौर में सऊदी अरब में महिलाओं की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध था, लेकिन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का साहसिक कदम उठाया
धीरे धीरे यह एक आंदोलन का रूप ले लिया और समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया कि आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की। फैसल ने रियाद विश्वविद्यालय, जो आज का किंग सऊद यूनिवर्सिटी और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा दिया। तीसरा, उन्होंने किया कि युवाओं को यूरोप और अमेरिका भेजा ताकि नए ज़माने के विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई कर सके और लौटकर देश की सेवा कर सके। चौथा, उन्होंने बड़ा कदम लिया। उन्होंने फैसला किया कि सऊदी अरब में टेलीविज़न शुरू किया जाए। उनका मानना था कि यह शिक्षा, धर्म और देश की प्रगति के लिए जरूरी है। वे चाहते थे कि टेलीविज़न के जरिए इस्लामी शिक्षाएं, समाचार और दुनिया की जानकारी आम जनता तक पहुंचे। लेकिन टेलीविज़न लाने के इस फैसले का कड़ा विरोध हुआ, खासकर धार्मिक विद्वानों के ओर से। उनका मानना था कि टेलीविज़न इस्लामी परंपराओं के खिलाफ है। लेकिन किंग फैसल अटल रहे और रियाद में पहला टेलीविज़न स्टेशन बना। इसके बनने पर बड़ा प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि शाह फैसल के अपने ही भतीजे ने भी इसका विरोध किया। और टेलीविज़न स्टेशन पर प्रदर्शन हुआ तो शाह फैसल के भतीजे खालिद ने भी इसमें हिस्सा लिया। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गोली चलाई, जिसमें खालिद, इनके भतीजे की मौत हो गई। यह घटना शाह फैसल के लिए बहुत दर्दनाक थी। खालिद की मौत का जिम्मेदार एक पुलिस को उनके खानदान वालों की तरफ से बताया गया और किंग फैसल पर दबाव बनाया गया कि वो पुलिस को सजा दे। लेकिन किंग फैसल ने कहा कि वो अपनी ड्यूटी निभाई है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पर भी ये हक के साथ रहे, न कि रिश्ते के। लेकिन शायद इनका यही फैसला मौत का कारण बना। कैसे मौत का कारण बना, आगे चल के बताएंगे। फैसल ने तेल की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अरामको जैसी विदेशी तेल कंपनियों पर धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। उनका मानना था कि तेल केवल एक बेचने की चीज नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी है, जिसे राष्ट्र के हित में इस्तेमाल किया जा सकता है। तेल की बढ़ती कीमतों और अपने देश में बनी चीजों को दूसरे देशों में बेचने के नियमों की वजह से सऊदी अरब देशों में सबसे बड़े पैसे, व्यापार और संसाधनों में बहुत मजबूत हो गया। फैसल का सबसे बड़ा सपना था मुस्लिम उम्मत की एकता। राजा बनने के बाद उन्होंने इस्लामिक सम्मेलन संगठन OIC की स्थापना में सबसे आगे रहकर काम किया। पाकिस्तान, मिस्र, मोरक्को, इंडोनेशिया जैसी देशों से करीबी संबंध बनाए। यरूशलेम और फिलिस्तीन के मुद्दों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया और वो अरब देशों की एकजुटता और मुस्लिम देशों की एकता के मजबूत समर्थक थे। उनकी यह सोच समझकर बनाई गई नीति ने उन्हें दुनिया का सम्मानित नेता बना दिया। राजा बनने के बाद फैसल को कुछ बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। पैसों और संसाधनों के हालात को सुधारना और संभाल कर खर्च करना, क्योंकि सऊद, जो इनके बड़े भाई थे, शासनकाल में देश भारी कर्ज में डूब चुका था। दूसरा, धार्मिक विरोध। लड़कियों की शिक्षा और अन्य सामाजिक सुधारों जैसे टेलीविज़न देश में लाने के कारण धार्मिक वर्गों से कड़ा विरोध मिला। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भरपूर पड़ा इनके ऊपर। अमेरिका और ब्रिटेन तेल नीति और अरब एकता की वजह से लगातार दबाव डालते रहे। लेकिन फैसल ने अपने सब्र और पक्के इरादे से इन सभी मुश्किलों का सामना किया। उनके शासन का सबसे बड़ा दौर वह था जब तेल न केवल सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और पैसों पर असर डालने वाली सबसे अहम हथियार बन गया। इसी समय फैसल ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर अरब देशों को एक मंच पर लाने और पश्चिमी ताकतों के सामने डट कर खड़े होने की कोशिश की। 1938 में जब सऊदी अरब के दम्माम के क्षेत्र से पहली बार तेल का भंडार निकला, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आने वाला दशकों में यह देश पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर छा जाएगा। लेकिन असली विस्फोटक दौर फैसल के शासन में आया। 1960 के दशक तक तेल सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका था। तेल से हुई आमदनी ने देश में
स्कूलों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सड़कों और हवाई अड्डों का निर्माण हुआ और बिजली परियोजनाओं शुरू हुई। लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिला। फैसल समझते थे कि तेल केवल पैसे आने का जरिया नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार भी है। उन्होंने साफ कहा था, हमारा तेल हमारी ताकत है। अगर हमारी कौम के हक दबाए जाएंगे तो हम तेल का उपयोग दुनिया के सामने दबाव डालने के लिए करेंगे। फिलिस्तीन का मुद्दा किंग फैसल के दिल के बेहद करीब था। वे बचपन से ही देख रहे थे कि कैसे इजराइल की स्थापना 1948 के बाद लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घरों से बेघर कर दिया गया। अरब देशों की सेनाएं बार बार इजराइल से हार रही थी और पश्चिमी देश खासकर अमेरिका हमेशा इजराइल का समर्थन कर रहे थे। 1967 में 6 दिन की जंग में जब इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को बुरी तरह से हरा दिया और यरूशलेम समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया तो अरब जगत गहरे सदमे में चला गया। उसी समय किंग फैसल ने अरब एकता का नारा दिया था। उन्होंने कहा, यरूशलेम इस्लाम का दिल है, अगर यह दिल घायल है तो पूरी उम्मत जिंदा कैसे रह सकती है। उन्होंने अरब लीग के मंच पर बार बार अरब देशों को एकजुट होने की अपील की। 73 की यौम किप्पूर यानी चौथी अरब इजराइल जंग में मिस्र और सीरिया ने अचानक इजराइल पर हमला किया। इस युद्ध में इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देश से खुला समर्थन मिला। उसी समय किंग फैसल ने दुनिया को हिला देने वाला फैसला लिया। उन्होंने अमेरिका और इजराइल समर्थक देशों को तेल बेचना बिल्कुल बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि तेल की कीमतें कुछ ही महीनों में 4 गुना बढ़ गई। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई, पूरी तौर पे दरहम बरहम हो गई। गैस स्टेशनों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। पहली बार पश्चिमी देश अमेरिका वगैरह को एहसास हुआ कि अरब तेल के बिना हमारी औद्योगिक मशीनरी रुक सकती है। किंग फैसल ने अमेरिका और पश्चिमी देश से साफ साफ कह दिया कि हमारे तेल पर हमारा हक है। अगर आप फिलिस्तीन को उनका हक देंगे तो हम दोस्त हैं, लेकिन अगर आप इजराइल को मजबूत करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये उनका जबरदस्त फैसला था। इस कदम से किंग फैसल रातों रात अरब दुनिया और मुस्लिम उम्मत के हीरो बन गए। लोग उन्हें सलाउद्दीन ज़माना कहने लगे। इस रणनीति ने सऊदी अरब को एक नई स्तर पर पहुंचा दिया। वह एक केवल रेगिस्तान का देश अब नहीं रहा, बल्कि ऐसा देश बन गया जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र था। किंग फैसल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों को एक मंच पर लाया जाए। उन्होंने 1969 में OIC की नींव रखी। इसमें दर्जनों मुस्लिम देश शामिल हुए। इस संगठन का उद्देश्य था मुस्लिम देशों के आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करना, फिलिस्तीन की आज़ादी की आवाज़ उठाना, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में मिलकर काम करना। फैसल का यह सपना था कि मुसलमान केवल तेल पर निर्भर न रहे, बल्कि विज्ञान और नई नई तकनीक में भी आगे बढ़े। भले ही वो अरब दुनिया के सबसे ताकतवर राजा थे, लेकिन उनकी जिंदगी बेहद सादा थी। वे अक्सर कहा करते थे, मैं तख्त का मालिक नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा हूँ। अगर मैं हक से भटक गया तो मुझे इस कुर्सी पर कोई हक नहीं है बैठने का। उनकी यही सादगी और धार्मिकता उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। लोग उन्हें सिर्फ सऊदी अरब का राजा नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया का रहनुमा मानते थे। किंग फैसल अब केवल एक राजा नहीं रहे, वे अरब की आत्मा, इस्लामिक दुनिया की उम्मीद और आवाज बन चुके थे। नेता की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उनकी यात्रा का अंत भी होता है, लेकिन उनके विचार और काम आज भी नई पीढ़ियों को सिखाती और प्रेरित करती है। कि किंग फैसल अब्दुल अजीज अल सऊद की जिंदगी भी एक ऐसी ही कहानी है। कुर्बानी, ईमानदारी और उम्मत मुस्लिमा की सेवा। उनका अंत जितना अचानक और दर्दनाक था, उतना ही उनकी विरासत मजबूत और अमर रही। 1970 के दशक के आखिरी हिस्से में किंग फैसल सऊदी अरब और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक मजबूत आवाज बन चुके थे। उन्होंने तेल को हथियार बनाकर पश्चिमी देशों को यह एहसास दिला दिया था कि अरब दुनिया अब कमजोर नहीं है।
उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से रखा। उन्होंने अरब और मुस्लिम देश को एक मंच पर लाने के लिए OIC की नींव डाली। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ साथ फैसल को बाहरी दुश्मनों और अंदरूनी साजिशों का भी सामना करना पड़ा। जहां पश्चिमी ताकतें, खासकर अमेरिका और इजराइल, इन्हें अपने हितों के लिए बाधा मानते थे, वहीं सऊदी शाह परिवार के भीतर भी सत्ता और नीतियों पर असहमति मौजूद थी। 25 मार्च 1975 को रियाद के शाह महल में विदेशी प्रतिनिधियों और मेहमानों से मुलाकात का कार्यक्रम था। किंग फैसल हमेशा की तरह सादगी और विनम्रता के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। इसी बीच उनका भतीजा प्रिंस फैसल बिन मुसैद महल में दाखिल हुआ। जैसे ही वह किंग फैसल के करीब आया, उसने अचानक पिस्तौल निकालकर राजा पर 3 गोलियां दाग दी। किंग फैसल तुरंत जमीन पर गिर पड़े। महल में अफरा तफरी मच गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। यह दिन सऊदी अरब और पूरी मुस्लिम जगत के इतिहास का एक काला दिन था। किंग फैसल की हत्या के पीछे कई तरह की थ्योरियां पेश की गई। पहला, अमेरिका और इजराइल की साजिश। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि यह हत्या पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की योजना का हिस्सा थी। 1973 के तेल संकट में फैसल ने जिस तरह अमेरिका और यूरोप को चुनौती दी थी, उसकी पश्चिमी देशों को अरब तेल नीति पर गंभीर खतरा महसूस हुआ। इनका फिलिस्तीन समर्थन और यरूशलेम को आज़ाद कराने का ऐलान इजराइल को सबसे ज्यादा खटक रहा था। दूसरा, शाही परिवार के भीतर असंतोष। कुछ लोग इसे परिवार की अंदरूनी राजनीति से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि प्रिंस फैसल बिन मुसैद के भाई को 1965 में सऊदी सुरक्षा बलों ने मार दिया था, जिससे वह नाराज थे और बदला लेना चाह रहे थे। किंग फैसल की हत्या की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। पूरे देश में गहरा शोक छा गया। लोग सड़कों पर रोते हुए दिखे, क्योंकि फैसल को सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि एक पिता और इस्लाम का सच्चा सिपाही माना जाता था। अरब और मुस्लिम दुनिया, मिस्र, पाकिस्तान, ईरान, मोरक्को, तुर्की और इंडोनेशिया तक हर जगह मस्जिदों में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई। फैसल को रियाद के अल-ऊद कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां सऊदी शाही परिवार के अन्य सदस्य भी आराम फरमा रहे हैं। प्रिंस फैसल बिन मुसैद को मौके पर ही पकड़ लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और कुछ ही महीनों के बाद अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी। दोस्तों, आज भी जब मुस्लिम उम्मा की एकता, फिलिस्तीन की आज़ादी या अरब देशों की स्वतंत्र नीति की बात होती है, तो किंग फैसल का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है। उनकी विरासत यही कहती है, दुनिया बदलती रहती है लेकिन ईमान और सच्चाई कभी नहीं बदलते। कमेंट में बताइएगा आपकी नज़र में एक महान नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।